रामनगर में पाकिस्तानी झंडा किया गया बरामद। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जब्त किया झंडा। साजिश या शरारत की तहकीकात में जुटी पुलिस। जीएमसी अस्पताल डोडा में लगी लिफ्ट बनी शोपीस। जीएमसी शुरू होने से आज तक नहीं की गई शुरू। अस्पताल में आने वाले मरीजों को हो रही परेशानी। और तरनहा पुल के साथ वैकल्पिक मार्ग किया गया शुरू। वैकल्पिक मार्ग पर सिर्फ छोटे वाहनों को इजाजत। भारी वाहन बॉर्डर रोड से किए जा रहे डाइवर्ट। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमान। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़े खबरों की। सबसे पहले आपको जिला उधमपुर लिए चलते हैं और जिला उधमपुर की रामनगर तहसील में पाकिस्तानी झंडा बरामद होने से वहां पर सनसनी फैल गई है। गुब्बारों के साथ यहां बंधा हुआ पाकिस्तानी झंडा रामनगर की पयाला इलाके से बरामद किया गया है, जिसकी सूचना लोगों ने पुलिस को दी है। और खास बात यह है कि ये सीमावर्ती इलाका नहीं बल्कि यहां पर अक्सर पाकिस्तान की तरफ से उड़कर गुब्बारे इस ओर आते रहते हैं। ये किसी की शरारत या साजिश या पुलिस इसकी तहकीकात में जुट गई है कि किस तरह से ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। क्या ये साजिश है या फिर किसी आप देखिए शरारत की तहत यहाँ पर ये झंडा जो है वो बरामद हुआ है। लेकिन फिलहाल इस वक्त की बड़ी अपडेट जो है वो जिला उधमपुर के रामनगर से देखने को मिल रही है, जहां पर रामनगर में यहाँ पाकिस्तानी झंडा जो है वो बरामद कर लिया गया है। गुब्बारों के साथ ये बंधा हुआ पाकिस्तानी झंडा है जो रामनगर की पयाला इलाके से बरामद हुआ है, जिसकी सूचना लोगों ने पुलिस को दे दी है और पुलिस ने पूरी तरह से यहाँ पर पड़ताल जो है वो शुरू कर दी है। किशोर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशोर, क्या कुछ पूरी अपडेट है, किस तरह से ये झंडा वहां पर बरामद हुआ है, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? बिल्कुल, देखिए आशा, ये एक बड़ी खबर उधमपुर से है और बैक टू बैक इस वक्त की जो है वो एक मजालता तहसील के अंदर भी इस तरह का जो है वो पाकिस्तान का जो है वो फ्लैग गुब्बारों के साथ मिला है। और ये जो तहसील रामनगर का ये इलाका पयाला गांव पड़ता है और हमने अभी जो है वो पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं उनसे भी बात करने की कोशिश की है और उनकी तरफ से अभी फिलहाल जो है वो चुप्पी साधी हुई है। लेकिन इस तरह का ये जो पाकिस्तान का गुब्बारा इस इलाके के अंदर मिलना, और कल भी हमने ये साफ तौर पर देखा कि वहां पे जो रामनगर की पुलिस पार्टी वहां पे मौके पर पहुंची थी और इस एरिया को पूरी तरह से जांच पड़ताल इस इलाके के अंदर की गई। लेकिन अभी जो ऑफिशियलों के सामने आपने जो बात की उनकी तरफ से ये साफ तौर पर कहा है कि यहाँ पे जो है वो पुलिस पूरी तरह से इस मामले में जुटी है और दूसरी तरफ ये भी उनकी तरफ से ये कहा है कि यहाँ पे सिर्फ जो है वो पाकिस्तान का फ्लैग मिला है। लेकिन इस इलाके के अंदर देखिए यहाँ पे दूर दूर तक आपको जो है वो बॉर्डर कहीं पुंछ के अंदर इस तरह के वाकये जो थे वो आए दिन देखने को मिलते थे। लेकिन रामनगर का तहसील के अंदर इस तरह का जो है वो गुब्बारों के साथ यहाँ पे पाकिस्तान का फ्लैग मिलना कहीं ना कहीं एक वहां पे चिंता का विषय और दूसरी तरफ वहां पे लोगों में जो है वो इस वक्त जो है आशा। किशोर, ये बताइए कि जिस तरह से बॉर्डर रोड नहीं है, बॉर्डर के साथ लगता हुआ इलाका भी नहीं है, लेकिन अक्सर इस तरह से गुब्बारे उड़कर आ जाना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। लेकिन उसके साथ 2022 की अगर बात करें तो आपने देखा था कि ग्रेनेड से जो अटैक हुआ था, जिस पर अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और साफ नहीं हो पाया था कि वो हमला किस तरह से किया गया था, लेकिन उसके तार कहीं ना कहीं आतंकवादियों से जुड़ते नजर जरूर आए थे, क्योंकि बसंतगढ़ से वो बस उधमपुर के लिए पहुंची थी और रामनगर के बीचों बीच ही आपने देखा था स्टिकी बॉम्ब किस तरह से लगाया गया था। क्या लगता है कि कुछ इस तरह से तार जो है वो जुड़ सकते हैं? पुलिस किस तरह से छानबीन कर रही है? देखिए आशा, दो पहलू यहाँ पे देखने वाले हैं। जिस तरह से आपने 2022 का जिक्र किया, यही जो बसंतगढ़ के भी इसे जो जब ये ब्लास्ट बैक टू बैक होते हैं तो जो बसंतगढ़ के भी जहां इसमें जो है वो तार जो लोकल लोगों की वहां पे तार मिले हुए थे। लेकिन इस तरह का जो बैक टू बैक आज ही जो है मजालता तहसील के अंदर और रामनगर के इस एरिया के अंदर जो है पजाला गांव के अंदर इस तरह का पाकिस्तान का फ्लैग मिलना कहीं ना कहीं वहां पे जो है वो लोकल लोगों की माने तो हमने लोकल लोगों से भी बात करने की कोशिश वहां पे की गई है और उनकी तरफ से ये कहा गया कि इस तरह का ये पहला वाकया जो है वो इस इलाके के अंदर है। लेकिन अभी पूरी तरह से जो है वो जिस तरह से हमने ऑफिशियल से बात करने की भी कोशिश की है, उनकी तरफ से चुप्पी जरूर साधी हुई है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल की तरफ से इस तरह का कोई जो है वो कोई गिरफ्तारी या पूछताछ के लिए किसी को हिरासत में अभी तक लिया गया है कि आखिर ये गुब्बारा कैसे वहां पर पहुंचा है, चश्मदीद कौन था? देखिए, एडिशन एसएसपी से मुताबिक जब हमने उनसे बात की, उनकी तरफ से ये कहा गया
कि ये 14 अगस्त का ये वाकया हो सकता है, क्योंकि वहां पे भी देखिए पाकिस्तान के अंदर जो 14 अगस्त मनाई जाती है उसमें ये गुब्बारा यहाँ पे इस इलाके के अंदर पहुंच सकता है। लेकिन यहाँ इस इलाके के अंदर कोई बॉर्डर की मैं बात करूं, कोई सांबा, ये जो मजालता के अंदर मिला है ये सांबा का सिटी का इलाका है, यहाँ पे हम मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पे रामनगर के अंदर इस तरह का पाकिस्तान का फ्लैग मिलना, ये कहीं ना कहीं अभी फिलहाल जो है वो पुलिस की तरफ से कोई भी जो है वो ऑफिशियल जानकारी इसमें आशा सामने नहीं आई है। हम भी इस पूरी मामले में जुटे हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस तरह का जो वहां पे पाकिस्तान का फ्लैग मिला है और किसी प्रकार की दूसरी वस्तु यहाँ इस इलाके के अंदर नहीं मिली है। चलिए किशोर, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा किशोर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान का झंडा जो है वो जिला रामबन की अगर हम बात करें, यहाँ पर उधमपुर का जिला है, लेकिन उसके अंदर आप देखिए रामबन तहसील में ये बड़ी घटना घटी है। लेकिन फिलहाल पुलिस पूरी तरह से निगरानी रखे हुए है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये झंडा वहां तक किस तरह से पहुंचा है। जिला उधमपुर से आप खबर देख रहे थे, लेकिन 2022 में आपने देखा मार्च में भी किस तरह से घटनाएं घटती हैं, सितंबर में भी किस तरह से घटनाएं घटती हैं और कहीं ना कहीं तार जो है वो पाकिस्तान के साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे थे। ये लोगों का कहना था और साथ ही साथ पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन भी उस पर की जा रही थी। लेकिन फिलहाल आपको ये बताते चले कि इस वक्त खबर आप उधमपुर से ही देख रहे थे, जिस पर कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से चुप्पी साधी गई है और लगातार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि जब पुलिस पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करती है तो क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अब जिला डोडा की आपको खबर दिखा देते हैं। जिला डोडा के जीएमसी अस्पताल में लगाई गई लिफ्ट मात्र यहाँ शोपीस साबित हो रही है और जब से ये मेडिकल कॉलेज वजूद में आया है तब से ये लिफ्ट शुरू नहीं की गई है और जिससे खासतौर पर मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मेडिकल कॉलेज साल यहां पर आप देखिए किस तरह से बनकर तैयार हुआ था, लेकिन फिलहाल इसमें लिफ्ट की सुविधा नहीं दी गई है। 1 साल पहले इसे बनाने की कोशिश हुई, लेकिन अभी तक इसका लाभ आम जनता को नहीं मिल पाया है। आखिर क्यों इसका लाभ नहीं मिल पाया और इसका जवाब यहां स्वास्थ्य विभाग क्यों नहीं दे पा रहा है, ये बड़ा सवाल जरूर बनता जा रहा है, क्योंकि जीएमसी डोडा लगातार सुर्खियां बटोरता नजर आ रहा है। कभी ना कभी आप देखिए किस तरह से यहां पर लाभ देने की बात हुई थी, लेकिन फिलहाल लोगों का आरोप यह है कि जीएमसी के अंदर जो सुविधाएं होनी चाहिए वो फराहम नहीं की जा रही हैं। वसीम गट्टू ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। वसीम, क्या लगता है कि लिफ्ट बनी तो है लेकिन लाभ नहीं दिया जा रहा है, क्या कारण है? देखिए, आप देख सकते हैं जिस तरह से तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि जो लिफ्ट लगाई गई थी उसकी किस तरह की खस्ता कंडीशन है। गंदगी के बाहर से आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा गंदगी है। तो जब हमने कल जो इनके स्पोक्स पर्सन वहां पे अब रखे गए हैं उनसे जब मैंने बात की, उनको मैंने ऑफ कैमरा बताया कि इस पे आप क्या स्टेटमेंट देना चाहेंगे, तो बताया गया कि सच्चे टोक आप आइए तो इस पे हम जवाब देंगे, यानी कि टाल मटोल करने का काम किया जाए। और लगातार आप देख रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज पे कितने ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। अब बड़ी बात ये इसमें है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को अगर ये सारी चीजें पता है, इनकी हायर अथॉरिटीज को अगर इनकी सारी चीजें पता है, तो इग्नोर क्यों किया जाता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा को? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और जहां पे हम देख रहे हैं कि इतना बड़ा नाम दिया गया है मेडिकल कॉलेज का, और लिफ्ट की कंडीशन आप देख रहे हैं कि कितने अरसे से लिफ्ट जो है डिफंक्ट, इसको हम ये बताएं कि डिफंक्ट पड़ी हुई है। और जो भी पेशेंट वहां पे आते हैं, और 3 छत की बिल्डिंग है, और ये अभी तक हमारे पास जो खबर आई है कि पीठ पे उठा के ले जाता है पेशेंट को। तो आप देखिए कि किस तरह की कंडीशन मेडिकल कॉलेज के अंदर बनी हुई है। जैसे एक डिस्पेंसरी की हालत होती है, वही मेडिकल कॉलेज डोडा के अभी हालात बने हुए हैं। लेकिन वसीम, सवाल यहाँ पर यह है कि स्वास्थ्य विभाग तो दावा करता है कि हर एक सुविधा मरीजों को फराहम कराई जा रही है अस्पतालों के अंदर, और जीएमसी को अब तो बढ़ाने की भी कोशिश हो रही है, लेकिन उसके बावजूद अगर जमीनी सतह पर इस तरह से तस्वीरें हैं तो सवाल निशान खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मुझे नहीं लगता इस तरह की, जिस तरह से बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं ट्विटर पे, बड़ी बड़े आप देख सकते हैं कि किस तरह की तस्वीरें, किस तरह के हालात किए जाते हैं। बताया जाता है कि जीएमसी डोडा आगे की तरफ बढ़ रहा है, और लगातार मैं ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग भी करता हूं, दिखाता भी हूं किस तरह। आपने हाल ही में देखा था किस तरह से मेडिकल कॉलेज का जो मेन एंट्रेंस गेट है वहां पे तारे बिछाई गई थी, और गंदगी के अंबार जिस तरह से उस रास्ते पे देखने को मिल रहे थे। मुझे लगता है गुलिस्तान न्यूज चैनल ने जब से वहां पे वो खबर दिखाई, उस खबर के बाद जो इनके हायर अथॉरिटीज है वो जाग गई। उसके बाद मेन एंट्रेंस गेट उन्होंने बंद किया ताकि इनके हायर अथॉरिटीज को ये नहीं पता चले कि जो मेडिकल कॉलेज की हालत है वो सही नहीं है। वैसे में इस लिफ्ट को लेकर किसी आला अधिकारी से बातचीत की गई है कि आखिर कब तक सुविधा फराहम करा दी जाएगी यहाँ पर मरीजों को? देखिए, अभी तक तो कोई जवाब सामने नहीं निकल आया है। मैंने कल भी उनसे जब बातचीत करने की कोशिश की, उन्हें बताया कि आप सचेटी को आइए और जवाब लीजिए इस चीज का। तो ये एक इग्नोर किया जाता है, लोगों की ग्रीवेंस जो है वो उसको इग्नोर किया जाता है, और लोग इससे कहीं ना कहीं काफी ज्यादा निराश देखने को मिल रहे हैं।
लोग सवाल उठा रहे हैं। अगर मेडिकल कॉलेज डोडा यहाँ पे लाया गया था, इस चीज से लोग काफी ज्यादा खुश थे। आज की डेट में हम देख रहे हैं कि लोग निराश हैं, लोग परेशान ज्यादा हैं, और लगातार जिस तरह से मेडिकल कॉलेज पे सवाल उठते हैं, सवालों के घेरे में मेडिकल कॉलेज लगातार देखने को मिलता है। मुझे लगता है इस खबर के बाद इनकी जो हायर अथॉरिटीज है, सरकार है, जो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ की है, वो जागेगी और देखेगी मेडिकल कॉलेज की तस्वीरें इस तरह के हालात क्यों बने हुए हैं। जी ठीक है वसीम, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि वसीम गट्टू हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से स्वास्थ्य विभाग के जो बड़े बड़े दावे हैं वो कहीं ना कहीं फिसड़ी साबित हो रहे हैं, क्योंकि जीएमसी डोडा के अंदर लिफ्ट बनाई गई है, लेकिन अभी तक उसका लाभ क्यों नहीं दिया गया है, ये बड़ा सवाल उठता जा रहा है और इस पर कब तक गौर फरमाया जाएगा, ये देखने वाली बात है। आगे बढ़ जाते हैं, अब जम्मू पठानकोट हाईवे की आपको अपडेट दे देते हैं और आपको बताते चले कि एक राहत भरी खबर ही आपको सुनाएंगे, जहां पर जम्मू पठानकोट हाईवे पर कठुआ जिले में तरन्हा पुल के साथ यहां पर बनाया गया वैकल्पिक मार्ग छोटे वाहनों के लिए पूरी तरह से खोल दिया गया है। हालांकि भारी वाहनों को इस मार्ग से गुजरने की अभी तक अनुमति नहीं दी गई है, जिसे बॉर्डर रोड से डाइवर्ट कर दिया गया है। तो तरन्हा पुल बाढ़ के कारण 19 जुलाई को क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसकी मरम्मत अभी तक शुरू नहीं हो पाई है, लेकिन फिलहाल एक राहत आम जनता को जरूर दी गई है, क्योंकि तरन्हा पुल का जो वैकल्पिक मार्ग है वो बनने से लोगों का घंटों का सफर जो है वो अब मिनटों में होगा, क्योंकि जम्मू से 4 घंटे का समय आपको लग रहा था लखनपुर में पहुंचने के लिए, लेकिन अब आप देखिए उस समय में कहीं ना कहीं कटौती जरूर हो जाएगी। लेकिन फिलहाल ये राहत सिर्फ और सिर्फ छोटे वाहनों को दी गई है, बड़े वाहनों को बॉर्डर रोड से ही डाइवर्ट किया गया है। लेकिन आपको बताते चले कि अब इस पुल पर कब तक काम शुरू हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल बनता चला जा रहा है, क्योंकि विपक्षी पार्टियां पूरी तरह से कटाक्ष कर रही हैं और इस पर सवाल ये निशान लगा रही हैं कि महज 10 सालों में ही ये पुल यहां पर बनाया गया था, लेकिन क्षतिग्रस्त हो गया। इसकी जांच कमेटी बिठाई जानी चाहिए थी, कमेटी का गठन होना चाहिए था, लेकिन कमेटी की तरफ से क्या कुछ काम हुआ, किस तरह से वो कार्यवाही चली, उस पर भी कहीं ना कहीं सवाल ये निशान थे। रंजीव मेहता हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजीव, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से एक वैकल्पिक मार्ग देकर आम जनता को राहत तो है, लेकिन कब तक ये पुल का काम शुरू हो जाएगा? का पुल जो 19 जुलाई को इसके बाढ़ की वजह से 2 पिलर जो थे वो धंस गए थे, और जिसके कारण इस पुल पर से यातायात को जो है वो बंद कर दिया गया था और ट्रैफिक को मजबूरन बॉर्डर के रास्ते बीआरओ के रोड से डाइवर्ट कर दिया गया, जिससे वाहन चालकों को 30 किलोमीटर से अधिक का सफर तय कर अपने गंतव्य की तरफ जाना पड़ता रहा था। पिछले कई दिनों से 1.5 महीने, आज 50 दिन हो गए, 50 दिन बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से इस पुल के जाके नीचे जो खड्ड में बनाया गया वैकल्पिक मार्ग है उसको लाइट मोटर व्हीकल के लिए खोल दिया गया है। जैसा साफ तौर पर तस्वीरों में देख रहा है कि छोटे वाहन इसमें से गुजर रहे हैं, और जो क्षतिग्रस्त पुल है उसके निर्माण कार्य को अभी तक शुरू नहीं किया गया है, उसकी एक अलग से प्रक्रिया है, जिसको लेकर पिछले दिनों नेशनल हाईवे अथॉरिटी की दिल्ली की तरफ से एक टीम आई थी, उसने भी इसका निरीक्षण किया और उसके बाद वहां पे एक इसका बकायदा टेंडर लगेगा और टेंडर प्रक्रिया के बाद ही इसका निर्माण कार्य शुरू होगा, जिसको लेकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने वाजे किया था कि 5 से 6 महीने का वक्त जो है उस पुल के क्षतिग्रस्त पुल को दोबारा से मुरम्मत के लिए लग सकता है। लेकिन उसके लिए रंजीत जल्द से जल्द टेंडर प्रक्रिया पूरी होने की जरूरत है। बिल्कुल, इसको इमरजेंसी नेचर का काम है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण पुल है बाहरी राज्य से जम्मू कश्मीर को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 44 पर दयाला चक और चड़वाल के बीच तरनाह नाले का। इसके क्षतिग्रस्त होने से काफी लोगों का नुकसान हुआ, लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लोग कटकर रह गया था एक इलाका दूसरे से, लोगों को 30 किलोमीटर अधिक सफर करना पड़ता था बॉर्डर के इलाके में, जहाँ पर जाम की स्थिति हमेशा बनी रहती थी, और जिसके चलते के बाद अब इसको इमरजेंसी नेचर में बनाने की। लेकिन राजीव, एक और सवाल यहाँ पर जो है और साथ ही साथ जरूरी भी है, क्योंकि जब भी बारिश आती है तो ये पूरी तरह से आपने देखा डिमोलिश किस तरह से हो जाता है, उसको लेकर ध्यान में रखते हुए काम किया गया है इस पर। अभी इसको बाढ़ के रहते भी जो वैकल्पिक मार्ग है उसका काम किया गया, 4-5 कोशिशें हुई, 5वीं कोशिश के बाद जाके ये वैकल्पिक मार्ग जहाँ से लोग अभी खड्ड के नीचे से गुजर रहे हैं वहां से वो 5वीं कोशिश के बाद बन पाया। अभी बारिशों का सिलसिला भी सितंबर शुरू हो चुका है और इसमें पहला सप्ताह चल रहा है, अभी बारिशों का सिलसिला भी थम चुका है, बरसात थोड़ी कम हो गई है, जिसके चलते ये बरसाती नाला था तरनाह नाला, बरसात के दिनों में ही यहाँ पर 3 महीने तक
बाढ़ रहती है। लेकिन अभी फिलहाल कहा कुछ नहीं जा सकता मौसम के बारे में, लेकिन अभी भी इसका जो बड़ी गाड़ियों के लिए, जो बड़े वाहन है उनके लिए इसको अभी बंद रखा गया है, क्योंकि अभी इसका कुछ हिस्सा जो है वो निर्माणाधीन है, जिसका जैसे उसका निर्माण कार्य पूरा होगा उसके बाद बड़ी गाड़ियों के लिए भी और पुल की जांच को लेकर जिस तरह से कहा गया था कि उस पर भी जांच कमेटी बिठाई जाएगी, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? मैं उसके बारे में आपको बताऊं कि पिछले दिनों जब दिल्ली से जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी की टीम आई थी, उसमें जो मेंबर सेक्रेटरी थे सुदीप चौधरी, उनसे जब हमने सवाल किया कि जांच कोई नहीं बिठाई गई, कोई इस पुल के टूटने के कारणों के बारे में कोई कमेटी का गठन नहीं किया गया, क्या उसमें स्थिति है, कब तक कमेटी बनेगी, इन सवालों का जवाब उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा है, ये पूरे देश में आई हुई है। 10 साल ही हुए थे पुल को बने हुए और क्षतिग्रस्त हो गया, और उसके साथ टोल प्लाजा का मुद्दा भी जुड़ता था। बिल्कुल, उसके साथ टोल प्लाजा का मुद्दा भी है। लोगों ने साफ तौर पर वहां पे सवाल उनसे हुए कि अगर रोड नहीं है, पुल नहीं है, तो टोल क्यों लगाया गया है? टोल लोगों को फैसिलिटी देने के लिए आया। फिर उन्होंने उस टाइम वही जवाब दिया कि हमने एम्बुलेंसेज लगाई हुई हैं, जो किसी को इमरजेंसी होती है तो वहां पर एम्बुलेंसेज खड़ी की गई हैं हर जगह पर। लेकिन इससे लोग काफी खुश नहीं है। उनका जो जवाब था वो कह रहे थे कि उनको जितना पता है, जितना उनको बताना है उतना ही वह बोलेंगे, इससे अधिक उनको इसके बारे में पता नहीं है। टोल का मामला जो है वो मंत्रालय का काम मामला है, वो मंत्रालय ही देखेगा। लेकिन अब देखना ही होगा कि वैकल्पिक मार्ग कब तक यहाँ पर लाभदायक जो है सिद्ध होता है। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत। अभी जैसे ही गाड़ियां चलना शुरू हुई, लोगों से हमारी बात हुई, लोगों ने काफी राहत महसूस की है। छोटी गाड़ियां, लाइट मोटर व्हीकल, मेटाडोर तक जो है वो इससे गुजर रही है, और जिसके चलते अभी हैवी व्हीकल्स जो है उनको बॉर्डर के रास्ते से ही डाइवर्ट करके रखा हुआ है। रंजीव, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि रंजीव मेहता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से ये वैकल्पिक मार्ग तो बनाया गया है, लेकिन देखना ही होगा कि ये वैकल्पिक मार्ग कब तक लाभ आम जनता को देगा। क्योंकि पहले भी आपने देखा कि जैसे ही इस पुल पर पानी जमा होता है तो उसके बाद ये पूरा वैकल्पिक मार्ग क्षतिग्रस्त हो जाता है। बार बार आप देखिए इस रास्ते से लोग गुजरने का काम तो कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल लाभ कब तक होगा ये बड़ी बात रहेगी। आगे बढ़ जाते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार आज धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू व इसके आसपास के इलाकों में स्थित श्री कृष्ण भगवान के मंदिरों को खूबसूरत ढंग से सजाया गया है, और मंदिरों में श्रद्धालुओं के आने जाने का सिलसिला आज सुबह से ही शुरू हो गया था, और आज रात को मंदिरों में जन्माष्टमी की प्रार्थना भी की जाएगी। उत्साह तो बहुत सारा है। मेरा भी यही कहना है। मैं भी जब आई तो मुझे लगा कि यहाँ पे भजन हो रहे होंगे, कीर्तन हो रहे होंगे, लेकिन पहले तो कृष्ण को देख के ही मैं यहाँ पे गुमी होगी, पर यहाँ पे कीर्तन होता तो ज़्यादा बेटर होता। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि जाएँ हम इस्कॉन मंदिर जाएंगे, वहाँ पे भी पूजा कीर्तन करेंगे। बस ऐसे हमें बस मंदिर जाना है जहाँ पे थोड़ा कीर्तन हो, भजन हो, पर यहाँ पे मतलब कीर्तन भजन होना चाहिए था जहाँ पे हर कोई आए फिर झूमे गाए, बट यहाँ पे तो ऐसा नहीं है। बट सजावट बहुत अच्छी है यहाँ पे, पर एक चीज़ की कमी है कि जहाँ यहाँ पे कीर्तन होना चाहिए था दिन में, शाम में क्यों, सुबह से लेके शाम तक होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। फास्ट रखते हैं, उसके बाद पूजा होती है, शाम को आरती, सुबह आरती। मेरा तो ये होता है कि बेशक चाहे मतलब हम सुबह से लेके शाम तक मंदिर में बैठे रहें जहाँ पे कीर्तन हो, पर यहाँ पे कीर्तन देखने को नहीं मिल रहा। यहाँ पे शायद इस्कॉन टेम्पल है, वहाँ पे शायद वहाँ पे बहुत कुछ होता है, तो बस सोच रही है वहाँ पे जाएं, वहाँ पे कीर्तन होगा सुबह से शाम। इस बार 2023 साल इसमें 6 को आया था, एक आज 7 को आ रहा है, तो मतलब आज 7 को इधर जम्मू कश्मीर में 7 को ही मनाया जाएगा। इधर वैष्णो भी है ना, वैष्णो भगवान ये माता का धाम है, इसलिए वैष्णो भी जन्माष्टमी इसको मनाया जाएगा। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन विधि विधान के साथ व्रत रख करके पूजन पाजन करने से, व्रत रखने से मतलब मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। कई जिलों के सरकारी स्कूल स्टाफ की कमी से ही जूझ रहे हैं, जिससे छात्रों की शिक्षा बुरी तरह से प्रभावित हो रही है।
टीचर्स ने यहां आप देखिए किस तरह से कवायद तो शुरू की थी, लेकिन टीचर ना होने से गुस्साए छात्रों ने अब सरकार और शिक्षा विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भद्रवा के गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल चिंता के ही छात्रों ने यहां लेक्चरर की कमी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और शिक्षा विभाग से स्कूल में टीचर उपलब्ध कराने की मांग कर दी। स्कूल के प्रिंसिपल ने भी छात्रों का समर्थन करते हुए कहा कि स्कूल में 13 पोस्टें लेक्चरर की हैं, जिनमें 5 ही तैनाती की गई है और उनमें से भी शिक्षा विभाग द्वारा 3 लेक्चरर दूसरी जगह पर लगा दिए गए हैं और जिससे छात्रों की शिक्षा बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। इशू तो बहरहाल जैसी बात है, एटीडी के थ्रू जो ट्रांसफर्स हुई हैं, कम बेशी हर हायर सेकेंडरी से लेक्चर साहिबान जो हैं उठाए गए हैं, ट्रांसफर हुई हैं। और जहाँ पे हायर सेकेंडरी की बात की जाए या स्कूल्स की बात की जाए तो अंडर स्टाफ ही हैं। और हमारे यहाँ का जो सीन है वो ये है कि 5 लेक्चर्स की पोस्टें हमारे पास फिल्ड थी यहाँ पे हैं, तो वैसे 13 लेकिन 5 यहाँ पे थी फिल्ड थी और उनमें से भी अब 3 जो है वो उठाए गए हैं यहाँ से। तो बच्चे काफ़ी सफ़र हो रहे हैं और पेरेंट्स हमारे पास आए, PRIs हमारे पास आए, सरपंचेस आए और फिर उन्होंने ये भी हमसे इस बात का आश्वासन दिलवाया, हमें यकीन दहानी दिलवाई कि हम DDC चेयरमैन साहब से बात करेंगे और ये जो मैटर है आपका इसको आगे हायर अप्स तक लेके जाएंगे। तो फिलहाल यही इशू चल रहा है हर हायर सेकेंडरी का, तो सो हम भी इसी चीज़ से सफ़र होते हैं। तो ऐसी बात है, हम यही चाहते हैं कि लेक्चर साहिबान को यहाँ जल्द भेजे जाए और बच्चे जो हैं वो सफ़र ना हो पाएँ। हमारी डिमांड जो है वो मुस्तकिल सकती है। उधमपुर जिले की चनैनी तहसील में वन विभाग द्वारा लकड़ी का एक नामी गिरामी तस्कर धर दबोच लिया गया है। इस तस्कर से 250 क्यूबिक फीट यहां कैल की लकड़ी बरामद हुई है और इस तस्कर की पहचान यहां चस्पति वर्मन के रूप में की गई है, जो मूल रूप से पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। वन विभाग की टीम ने पुलिस के सहयोग से एक पुख्ता सूचना के आधार पर इस तस्कर के ठिकाने पर छापामारी की है। वहां से लकड़ी की ये खेप बरामद कर तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ दिनों से हमें इनपुट्स मिल रहे थे कि ग्रंथल का रहने वाला एक शख्स जिसका नाम चस्पति वर्मन है, मूल रूप से ये पश्चिम बंगाल का रहने वाला है पर आजकल JK में रहता है, जम्मू कश्मीर में रहता है, कि इस नाम के व्यक्ति ने कुछ लकड़ी स्टोर करके रखी है। 2-3 बार पहले हमने कोशिश की तो ये आदमी हाथ नहीं आया, पर कल हमारे पास स्पेसिफिक इनपुट था। तकरीबन 12 बजे इनपुट आया, 1 बजे के करीब रेड की गई, शाम को 5 बजे तक रेड की और 250 क्यूबिक फीट कैल लकड़ी का माल जब्त किया, जिसमें नग के फॉर्म में यानी स्कैंट्स फॉर्म में 26 स्कैंट्स हैं 75 क्यूबिक फीट, प्लैंक फॉर्म में 135 हैं 130 क्यूबिक फीट और लर फॉर्म में 19 हैं 4 क्यूबिक फीट और कुछ दरवाजे और खिड़कियां भी हैं। हमने एप्रीहेंड किए हैं, क्वेश्चनिंग के लिए अरेस्ट की कार्रवाई स्टार्ट की है, उनकी मजिस्ट्रेट्स के सामने पेश किया जाएगा उनको। तो जम्मू के स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में आने वाले कैंसर मरीजों के लिए राहत भरी खबर आई है और जिन्हें अब रेडिएशन के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ऑन्कोलॉजी विभाग में स्थापित की गई अत्याधुनिक रेडिएशन थेरेपी यहां टेलीकोबाल्ट मशीन है, यहां पर वो काम करना शुरू हो चुकी है। तो टेलीकोबाल्ट के शुरू होने के बाद मरीजों को काफी राहत मिलेगी। GMC के प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष गुप्ता ने बताया कि पहले यहां ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में 20 वर्ष पुरानी रेडिएशन मशीन लगी हुई थी और इस मशीन की वजह से काफी परेशानियां भी लोगों को हुई, लेकिन नई मशीन अत्याधुनिक है जो हमेशा देश में ही निर्मित की गई है। इस मशीन के शुरू होने से यहां पर कैंसर मरीजों को बेहद लाभ मिलेगा। उन्होंने ये भी बताया कि जल्द ही यहां स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में पेट के स्कैन मशीन और साथ ही साथ ऑपरेशन थिएटर्स और साथ ही लीनियर एस्केलेटर, CT सिक्युलेटर जैसी यहाँ पर सुविधाएं जो है वो दी जाएगी। ये सिमुलेटर जैसी सुविधाओं को लेकर बात हो रही है। रेडिएशन मशीन नहीं लगी थी हमारे पास, टेलीकोबाल्ट मशीन जो टोटली मेड इन इंडिया है। वो इट वाज मेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इसका नाम था भावाट्रान, जो हमारे होमी बाबा साइंटिस्ट थे, पायनियर साइंटिस्ट थे, न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे बनी है। तो उसका हमें एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड ने परमिशन दी। उसके बाद फर्स्ट पेशेंट हमने आज शुरू कर दिया। दैट मीन्स कि मशीन को आज हमने फंक्शनल कर दिया। तो जम्मू के लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि हम इससे पहले 20 साल पुरानी मशीन पे लोगों का इलाज कर रहे थे, उसको हमने अब
आज डिस्कार्ड किया और नई मशीन को शुरू किया, जो बिल्कुल ही स्टेट ऑफ द आर्ट है। आपकी पिक्चर्स देखेंगे इसकी मशीन की या उसकी एम्बियंस की, जो किसी भी टॉप वर्ल्ड के इंस्टीट्यूशन से कम नहीं दिखती। तो मैं जम्मू के लोगों को ये मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज हमारे थ्रू उनकी जो कैंसर ट्रीटमेंट थोड़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी और ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगी। कि मशीनें तो और भी नहीं आएंगी, एक स्टार्ट है। अभी स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में अभी पेट स्कैन हमारा फंक्शनल उम्मीद करते हैं कि अक्टूबर में हो जाएगा। लीनियर एक्सीलरेटर अगली जनवरी में एक्सपेक्टेड है। ब्रेकीथेरेपी है, सीटी सिमुलेटर है, इंडोर एडमिशन्स हैं। फेस्ड मैनर में हम सब कुछ काम कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी आपको एक टॉप ऑफ द रेंज ऑन्कोलॉजी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।